जोहार, जय मूल निवासी। मैं कुमार और आप देख रहे यमन टीवी। बजट यह शब्द हर आम आदमी के लिए एक उम्मीद लेकर आता है। हर आम आदमी बजट को एक उम्मीद की तरह देखता है कि इस बार उस बजट में उसके लिए कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। इसी उम्मीद से वो बजट को जानने समझने की कोशिश करता है। बजट यह शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ है लेदर बैग। अंग्रेजों के ज़माने में बजट्स के डॉक्यूमेंट एक खास कीमत के लेदर ब्रीफकेस में रखकर पार्लियामेंट में लाए जाते थे। तब से ये परंपरा शुरू है। आज़ाद भारत में भी ये परंपरा कायम रही। पिछले 70 सालों से हमारे वित्त मंत्री अलग अलग रंग की, अलग अलग कलर की ब्रीफकेस लेकर पार्लियामेंट में बजट रखने के लिए आते रहे। नेताओं की चॉइस के हिसाब से बैग के कलर बदलते रहे, मगर हमारा भविष्य पिछले 70 सालों में इतने बजट रखने के बाद में भी नहीं बदला। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेदर ब्रीफकेस की जगह बही खाते के रूप में बजट को लेकर पार्लियामेंट आई। उस बार उस बजट को बही खाता बजट कहा गया। इस बार तो ना लेदर ब्रीफकेस है ना बही खाता है, ये बजट पेपरलेस बजट है। लेदर ब्रीफकेस से शुरू हुआ ये सफर बही खाते तक आया और आज ये पेपरलेस हो गया है। देखना यह है कि इस पेपरलेस बजट में हमारे लिए क्या है। बजट से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत बताने वाले रिपोर्ट हमारे सामने आ गए हैं। इस बार भारत की जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इस बार भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। वही अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर हम कहें तो उनके हिसाब से 10.3% की गिरावट का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर इस साल भी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने वाली नहीं है। सन 2019-20 में जीडीपी के शुरुआती अनुमान जो थे ये लगभग 145 लाख करोड़ के थे। 7.7% की गिरावट इस बार इस जीडीपी में आने वाली है। लगभग सभी क्षेत्रों में ये गिरावट दर्ज हो रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे होटल का हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे वो सारे स्ट्रक्चर्स में, सेवा क्षेत्रों में ये गिरावट दर्ज हो रही है। उम्मीद की एक बात यह है कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। नवंबर 2020 तक भारत के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होकर यह राजकोषीय घाटा लगभग 10,75,000 करोड़ के पार हो गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर है। पिछले साल के बजट के साथ अगर इसकी तुलना करें तो पिछले साल के बजट से ये अगर तुलना करें तो देखा जाए तो ये 1/3 से भी ज्यादा है। जब से भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की है तब से हर साल भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ते ही जा रहा है। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होने के दो बड़े प्रमुख कारण हैं। एक, बजट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कारपोरेट घरानों को जो टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है, बेल आउट पैकेजेस दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर कमी आ रही है। उद्योगपतियों को बड़े बड़े टैक्स एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं। और दूसरा कारण जो है कि विदेशी कर्जा जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है उसके ब्याज के रूप में भली मोटी अमाउंट जो है सरकार को चुकानी पड़ रही है। इन दो कारणों की वजह से सरकार के राजकोषीय घाटे में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल का ही उदाहरण लीजिए। पिछले साल वित्त मंत्री ने उद्योग घरानों को 40,000 करोड़ की टैक्स में छूट दी। 2019 में यही आंकड़ा 1,08,750 करोड़ का था। यानी इतनी बड़ी रकम जो है उद्योगपतियों को छूट दी जा रही है और इसी छूट के कारण उद्योगपति और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। भारत के बजट पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है और ब्राह्मणों के नियंत्रण के कारण ब्राह्मण बनियों का ही विकास करने के लिए बजट बनाया जा रहा है।
ब्राह्मणों की मेहरबानी और सरकारी बजट के कारण ही दुनिया के अरबपतियों में भारत के 100 से ज्यादा अमीर अरबपति शामिल है। पिछले 70 सालों से आजादी के बाद में भी ये भारत अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन जैसी मौलिक समस्याओं से आज भी वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आजाद भारत का पहला बजट जो रखा गया था वो केवल मात्र 171 करोड़ का था। ये भारत का पहला बजट था। उस समय की भारत की आर्थिक स्थिति थी। 2020 का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला जी के द्वारा रखा गया वो 30,42,230 करोड़ का था। यानी आजाद भारत के पहले बजट के साथ अगर इसकी तुलना करें तो लगभग ये आंकड़ा 18,000 गुना के करीब ज्यादा है। भारत एक आर्थिक महासत्ता के रूप में खड़ा हो रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थसत्ता के रूप में भारत सामने आ रहा है। पिछले 2-3 सालों से एक झुंझुना हमारे लिए बजाया जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। जिस देश के राजनेता भारत की जनता को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हो, उस देश के मौलिक सवाल वही के वही है। 70 सालों में इन सवालों के समाधान के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद में भी काम नहीं किया गया। 1930-40 के दौरान इंग्लैंड आर्थिक महामंदी से गुजर रहा था। ब्रिटेन की जनता आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनी प्रजा को राहत देने के लिए सोशल सिक्योरिटी के तहत एक पॉलिसी बनाई गई, जिसे सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर बाद में जाना गया। 1942 में इस पॉलिसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इस पॉलिसी को बनाने का काम सर विलियम बेवरिज के द्वारा किया गया था। विलियम बेवरिज ने सोशल सिक्योरिटी के रूप में ये पॉलिसी को डिजाइन करते हुए कहा कि किसी भी देश में ये 5 मौलिक समस्याएं होती है, अगर इनका समाधान हो गया तो वहां की जनता को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्या थी वो 5 समस्याएं? गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं कच्ची बस्तियों में या गंदी बस्तियों में जो लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये 5 बड़ी समस्याएं किसी भी समाज व्यवस्था में होती है और राज्यकर्ताओं को उन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। भारत सरकार भी इन समस्याओं से जूझने के लिए और वंचित तबके को न्याय देने के लिए तरह तरह की सोशल स्कीमें घोषित करती है। उसके लिए बजट भी घोषित करती है। मगर हालत क्या है? गरीबी से ही अगर हम शुरू करें तो जिस देश की 2/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही हो, उस सरकार के पास में गरीबी को निपटने के लिए कितनी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। मगर आंकड़े ये कह रहे हैं, सरकारी रिपोर्टें बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी और गरीबों का अध्ययन करने के लिए कोई प्रमाणित दस्तावेज तक जुटाए नहीं गए। जिस सरकार के पास में गरीबों के आंकड़े ही नहीं होंगे, वो गरीबों के विकास के लिए किस तरीके से काम करती होगी। स्वास्थ्य का मामला ले लीजिए। पिछले साल के बजट में 67,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री के द्वारा हेल्थ केयर के लिए घोषित किया गया। आयुष्मान भारत के लिए 6,000 करोड़ के बजट की घोषणा हुई। आयुष्मान भारत के स्कीम के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी या हेल्थ कवर देने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। दुनिया के लिए डंका बजाते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर स्कीम है। मगर जमीनी हालत क्या है? कोरोना महामारी के दौरान हमने सरकारी एजेंसियों का, सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल देखा। वहां काम करने वाले डॉक्टरों के पास, स्टाफ के पास, नर्सेस के पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। ना मास्क थे, ना पीपीई किट थी। सरकारी हॉस्पिटल्स में ना दवाई थी, ना वहां कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, आईसीयू के बेड्स की भी कमी थी। जहां डॉक्टर ही बेसिक सुविधाओं से वंचित हो, वहां पेशेंट की हालत क्या होगी? 2014 से लेके 2019 तक 5 सालों में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में जो काम हुआ, उसकी समीक्षा करने वाले रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रकाशित किए गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अभी सामने आई।
इस रिपोर्ट में ये आंख खोलने वाली बात सामने आई कि भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, यानी भारत का आधा बचपन जो है ये कुपोषित हो गया है। पिछले साल के बजट में लगभग 27,000 करोड़ का बजट आईसीडीएस के लिए रखा गया था। 1,15,000 करोड़ का बजट फूड सब्सिडी के लिए दिया गया था। इतने बड़े बजट के बाद में भी भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। ये प्रमाणित करता है कि सरकारी स्कीमें और बजट किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करता है। शिक्षा का क्षेत्र उठाकर देख लीजिए। सरकारी शिक्षा के लेवल पर अगर हम देखेंगे, खास तौर पर जो स्कूली शिक्षा है, जो गवर्नमेंट के स्कूल में जो दी जाने वाली शिक्षा है, ये सरकारी स्कूली शिक्षा दाल खिचड़ी में फंसी हुई है। 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद में भी वहां पढ़ने वाले बच्चे बेसिक स्किल तक हासिल करने लायक नहीं है। ना अपना नाम लिख सकते हैं, ना बोर्ड पर लिखा हुआ कोई अक्षर पढ़ने लायक है। आज सरकारी स्कूलों में हर वो चीज दी जा रही है, दाल है, चावल है, खिचड़ी है, सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल कापियां है, ड्रेस तक दिया जा रहा है, मगर वहां से शिक्षा गायब है। रोजगार का मामला ले लीजिए। 2 करोड़ नए रोजगार की गारंटी देने वाले सरकार ने नए रोजगार तो दूर की बात है, जो पहले रोजगार कर रहे थे उन्हें बेरोजगार बना दिया। आज बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। फरवरी 2020 का आंकड़ा यह कहता है कि 7 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। राज्यों का आंकड़ा अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लगभग 50 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों की पोस्ट खाली है। फिर भी करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारी का रेट बढ़कर लगभग 9% तक हो गया है। प्रधानमंत्री के नाम से ही आवास योजना भी घोषित है और इसमें यह आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को एक पक्का मकान जो है, अपना खुद का छत उसको मिलेगा। पिछले 2-3 सालों से यह स्कीम सरकार के द्वारा थ्रस्ट देकर चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी सरकारी आंकड़े ये प्रमाणित कर रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। ना वहां पीने का स्वच्छ शुद्ध पानी है, ना वहां की स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध है। इस देश की 50% से ज्यादा आबादी को आज भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। 50% से ज्यादा की आबादी आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। सरकार बार बार इन स्कीमों के लिए बजट तो घोषित करती है, मगर जमीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, ना ही इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बजट से यही एक उम्मीद लोगों की होती है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए बजट में कुछ प्रावधान होगा। 70 सालों से बजट आ रहे हैं, बजट जा रहे हैं, मगर इन समस्याओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई कि इस साल के पेपरलेस बजट से निर्मला जी क्या हमारे लिए लेकर आई है। क्या ये बजट उम्मीदों वाला होगा? क्या इस बजट में गरीबी से मुक्ति मिलेगी? क्या ये बजट हमारी बच्चों को बेहतरीन स्कूली शिक्षा देगा? क्या ये बजट बेरोजगारों को रोजगार देगा? अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी इस बजट से आएगी, या ये बजट आम जनता पर नए टैक्सेस थोपकर उनकी जेब तो ढीली नहीं करेगा? पिछले साल के बजट को और अपनी नाकामियों को निर्मला जी ने एक्ट ऑफ गॉड कहकर छुपाने की और बचाने की कोशिश की थी। अब देखना यह है कि इस बार बजट में वो कौन सा नया जुमला लेकर आ रही है। ये बजट हम लोगों को क्या लेकर आएगा या क्या लेकर जाएगा, ये हमको जानने की जरूरत है। जब बजट पेश होगा तो उस समय भी इनका सामाजिक विश्लेषण करने के लिए हम आपके पास रहेंगे। तब तक देखते रहिए यमन टीवी। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए यमन टीवी से। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय मूल निवासी।